60,000 वोट वहाँ मिले। दोनों चुनाव में जो कमियां कोई रही, उन कमियों को दूर करते हुए मैं तीसरा चुनाव अंता उपचुनाव अंता की धरती पर चुनाव लड़ रहा हूँ। और जिस तरह जन समर्थन और जन आशीर्वाद जनता का मुझे मिल रहा है, उससे विश्वास है कि इस बार मेरी नैया पार होगी और मेरे को जनता विधानसभा जी, लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि नरेश मीणा अपनी विधानसभा बार बार बदलते रहते हैं। पहले छबड़ा गए, फिर उसके बाद दौसा से भी दावेदारी जताई, उसके बाद देवरी आ गए, अब अंता में चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में आपकी कोई स्थायी जगह नहीं है जहां से आप चुनाव लड़ सके। और ऐसा भी कहा जाता है कि कहीं और भी, अगर बिहार में भी विधानसभा चुनाव हो तो वहाँ भी नरेश मीणा चुनाव। देखो मैम, रणथंभौर का शेर केवल रणथंभौर में नहीं रहता, वो कभी कभी घूमता घूमता बूंदी के जंगलों में भी आ जाता है, कोटा के जंगलों में भी आ जाता है, वो कभी सरिस्का तक चला जाता है। 25 साल से जन सेवा में लगा हुआ हूँ, और जहाँ कहीं भी मुझे लगता है कि मेरी यहाँ जरूरत है, यहाँ मुझे लोगों की वो मेरी जरूरत है, वहाँ लड़ाई लड़ता हूँ। और ये जनता का जन समर्थन है कि 20 महीने में तीसरा चुनाव लड़ रहा हूँ, और वो भी तीनों अलग अलग जगह से लड़ रहा हूँ। दौसा भी मैं तो चुनाव लड़ने चला गया था, लेकिन कुछ हमारे मेरे जो चाहने वाले लोग थे, उनकी चाहत पर, उनके कहने पर मैं वापस हो गया था। अगर दौसा भी लोकसभा लड़ता तो वो व्यक्ति सांसद नहीं होता जो सांसद होता। चुनाव तीसरा उपचुनाव जब मैं लड़ रहा हूँ अंता से, तो ये मेरे कैरियर का चुनाव है, ये कैरियर दांव पर है। अगर 2 चुनाव हारा, अगर तीसरा चुनाव भी मैं हार गया, तो मैं ये मानता हूं कि मेरी राजनीतिक किताब का पन्ना बंद हो जाएगा, और जीतता हूं तो मेरी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत अंता से होगी। मुझे कुछ समर्थन मिला होगा, विश्वास मिला होगा अंता में। अंता के लोगों ने से बात करने पर उन्होंने जिस तरह से मेरे को बुलाकर और जिस तरह से समर्थन देकर मुझे यहाँ अंता के चुनाव में खड़ा किया है, आज दिन तक मैं कोई भी चुनाव बिना जन समर्थन या बिना लोगों से पूछे नहीं लड़ा। जहाँ कहीं भी तीनों जगह खड़ा हुआ तो लोगों से वहाँ से चुनाव लड़ा। यहाँ अंता की जनता की इच्छा थी कि अंता में बदलाव हो, परिवर्तन हो, और जो अभी तक जो दलीय राजनीति हो रही है उससे हटकर एक चुनाव हो। और जब मुझे लगा कि मेरे यहाँ मुझे अच्छा जन समर्थन आशीर्वाद मिल सकता, तो इसलिए मैं चुनाव लड़ा। और आपको नहीं लगता अगर एक विधानसभा चुनती होती, वहाँ पर तैयारी की होती और वहाँ से बार बार चुनाव लड़ते, तो शायद अब तक विधानसभा में पहुँच चुके होते? देखिए मैडम, मैं एमएलए बनने के लिए राजनीति नहीं कर रहा, मैं सांसद बनने के लिए राजनीति नहीं कर रहा, मैं लीडर बनने के लिए राजनीति कर रहा, मैं नेता बनना चाहता हूँ। तो नेता अब अभी नहीं है, इन समर्थकों की नजर में आप नेता नहीं है? मैं ऐसा लीडर बनना चाहता हूँ जो पूरे राजस्थान की सेवा करे, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे समर्थन जिस तरह से मिलता है पूरे राजस्थान से, वो मेरे हौसले को अफजाई करता है। मुझे जब छबड़ा चुनाव लड़ा तो मुझे कह दिया गया था कांग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा कि आपको 45,000 वोट मिला, अगली बार आपका टिकट फाइनल छबड़ा, और छबड़ा ही रहे। वो मुझे सीमित दायरे में बांधना चाहते थे ताकि मैं एक विधानसभा से अटैच होकर और उसी विधानसभा में सीमित होकर मैं, लेकिन आज 30 विधानसभा राजस्थान में ऐसी है जहां कम से कम मैं किसी को जिता नहीं सकता तो हरा तो जरूर सकता। और ये जो लोग मेरे जो बार बार टिकट काट रहे हैं, जो मेरे को राजनीति में मेरे को जो आगे नहीं बढ़ने दे रहे, जो मेरी लकीर को बंद करना चाहते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि ये भी नरेश मीणा के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे कि हमें वोटों की जरूरत है, नरेश हमारी भी मदद। इसलिए 25 साल राजस्थान विश्वविद्यालय से राजनीति करके निकला, और हाड़ौती का पहला शख्स था जो 1999 में जयपुर गया और उस राजस्थान विश्वविद्यालय में पहला चुनाव हाड़ौती से जाकर लड़ा और चुनाव जीता जनरल सेक्रेटरी का, वो नरेश मीणा था। और उस राजस्थान विश्वविद्यालय में जिसमें पूरे राजस्थान के स्टूडेंट यूथ आता है, पूरे राजस्थान में एक पहचान बनी। प्रभात चौधरी को जब निर्दलीय थर्ड मोर्चे से बनाया तो पूरे नागौर से लेकर पूरी शेखावटी बेल्ट में पहचान बनी। अंकित हाइल को जब जिताया तो पूरी शेखावटी बेल्ट बनी, पूरे एरिया में वो बनी। मैं चाहता हूँ एक ऐसा लीडर बनूं जिसको जो ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा करे, एक सीमित दायरे में नहीं रखे।
मैं तो अभी मध्य प्रदेश में एक चाचौड़ा विधानसभा है, वहाँ एक डैम का काम, बांध का मामला चल रहा है, वहाँ हजारों लोग विस्थापित हो रहे हैं। वो बहुत बड़ी संख्या में मेरे पास आए थे कि हम आपकी जरूरत है, वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। अभी डूंगरी बांध में सवाई माधोपुर में एक आंदोलन चल रहा है, वहाँ भी मैं गया तो वहाँ भी हजारों लोगों ने आशा करते हैं कि नरेश मीणा हमें विस्थापित होने से बचाएगी। तो मैं सीमित दायरे में नहीं रहना चाहता। मैं राजस्थान की राजनीति में बड़ा जो ओहदा है उसको प्राप्त करना चाहता हूँ, उसको जाना चाहता हूँ। तो उसके लिए एक सीमित दायरे में बैठकर काम नहीं करना चाहता। मैं इन बातों पर भी आऊंगी, आपने जो बात कही है, लेकिन लोग भी ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि कई लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि भाषा शैली ठीक नहीं, या फिर नरेश मीणा को इतना गुस्सा क्यों आता है, क्यों अपना आपा खो देते हैं, कभी किसी व्यक्ति के मुंह पर माइक फूट देते हैं, जो कि अभी हुआ रिसेंटली। इसके अलावा भी कई चीजें वायरल हुई हैं, वीडियोज वायरल हुए हैं कि आपने हाथ उठा दिया अपने ही कार्यकर्ता पर। देखिए, आपको शॉर्ट टाइम राजनीति करनी है, स्वार्थ की राजनीति करनी है, तो आप गलत लोगों को भी अपने इर्द गिर्द रखोगे और उनकी खुशामद करोगे। लेकिन आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना, अगर लंबी रेस में लंबी दूरी तक आपको आगे बढ़ना है तो आप में एक अनुशासन होना चाहिए, और आपके कार्यकर्ताओं और आप उनके समर्थकों में भी अनुशासन की। और ऐसे में जब मुझे लगता है कि मेरे आसपास के लोग अनुशासन को भंग कर रहे हैं, या हजारों लाखों लोग जब हमसे आशा उम्मीद करते हैं, और जब वो लगता है कि अनुशासन भंग कर रहे हैं, तो जो नेचर है मेरा जो है, जो सच्चा है, मैं कोई बनावटी नहीं है, और जो सच्चा है वो सामने है। जी, आपको नहीं लगता कि राजनीति की अपनी एक मर्यादा होती है, और जब आप पब्लिक फिगर होते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप गुस्सा ना करें, क्योंकि बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं आता है, और लोकतंत्र में साफ छवि वाला नेता पसंद किया देखो मैम, सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए हर चीज ओपन हो जाती है। आजकल तो बंद कमरे में भी बैठो तब भी सोच सोच के इधर उधर देखना पड़ता है, कोई मोबाइल तो नहीं चल रहा। आदमी मन की बात कही नहीं पाता। आज सब लोग सच्चाई को सामने बोल ही नहीं पाते, डरते हैं। कोई भी आदमी किसी से बात करता था, चेक करता था इसके मोबाइल, इसकी जेब में मोबाइल तो नहीं है, पहले मोबाइल बाहर रखवा दो। और बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े अधिकारी तो आजकल उनके ऑफिसों में जाओ, आप दफ्तरों में जाओ तो मोबाइलों को बाहर रखवा देते हैं और तब बात करते हैं। मुझे इस चीजों को फर्क नहीं पड़ता, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। अब मैं जो सच्चाई बोल रहा हूँ, साफ सुथरी बात कर रहा हूँ, वो किसको कैसी लगे इसका मैं मायने नहीं रखता। आपने जो कल जो एक वीडियो आया है, मैं चुनावी कैंपेन में हूँ, और चुनावी कैंपेन में हूँ, सैकड़ों लोगों से जब मैं अपनी बात रखता हूँ, सैकड़ों लोग, हजारों लोग मेरी बात को सुनने आ रहे हैं। कल रात को 3 बजे तक लोग मेरी बात को सुनने आ रहे हैं, और वहाँ प्रायोजित तरीके से कुछ लोगों को शराब पिलाकर आपके कार्यक्रम को फेल करने के लिए भेजा जाता है, और वो केवल इस मानसिकता के साथ आते हैं कि वो आपका वातावरण को गंदा करें, दूषित करें। उन लोगों का क्या इलाज? क्या मैं या तो ये कह दूं कि भाई भैया ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, मैं जा रहा हूँ छोड़ के, या उन शराबियों का, उन्हें इस तरह के गलत काम करने वालों का इलाज किया? मैंने उसको तो यही तो बोला, भाई तेरे को आधा घंटा हो गया सुनते हुए, अब कृपा करके तू चुप हो जा। और फिर उस आदमी ने, मुझे नहीं, वो जो खान की झोपड़िया जो गांव है, जो आज हिंदुस्तान उस गांव को जानता है, तो भरत सिंह जी कुंदन प्रसाद की वजह से जानता है। भरत सिंह जी कुंदन प्रसाद ने उनकी बहुत आवाज को बुलंद किया था। उस गांव को बचाने के लिए, गांव को कोटा जिले में जोड़ने के लिए उन्होंने कई पत्र मुख्यमंत्री को लिखे, मुख्यमंत्री को काफिले को रोक लिया था। तो वो भरत सिंह जी के लिए अपशब्द बोला, तब फिर मेरे से सहन नहीं हुआ। फिर मैंने उसको जो भी बताया, उपाय करो, ठीक है। गांधी जी ने कहा है कि अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो आप अपना दूसरा गाल पे, जमाना बदल गया मैडम। अगर आप किसी से एक गाल पे कहोगे, एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरे पे, तो 4 रसकाएगा। वो जमाना नहीं, गांधी जी का जमाना होता है तो इस तरह से देश खोखला नहीं होता। ये गांधी का सपनों का देश नहीं है, भगत सिंह के सपनों का देश नहीं है। ये तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ। चारों तरफ राजनीति, जो लोग जनसेवा की बात करते हैं वो लुटेरे बन गए। भारत में यही तो हो रहा है, जिनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ। जो वोट मांगते समय तो जनसेवक बन जाते हैं, और बाद में राजनीति को उन्होंने पैसे कमाने का धंधा बना लिया, व्यवसायीकरण कर लिया। उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। इस पर भी मैं आऊंगी, लेकिन पहला तो उनके साथ नहीं दिखाई दे रहे। आप, उन्होंने आपके पोस्टर के साथ उनकी फोटो लगी, तो उन्होंने
ये भी क्लियर कर दिया कि भाई मैं भाया के साथ हूँ। देखो ऐसा और है, आपने उनके चुनाव में किस तरीके से कैंपेन देखो, की, किस तरीके से अपने काम उनका कर्तव्य जो कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस पार्टी में है, और मैं आसार अपेक्षा उनसे इसलिए नहीं करता कि उनका धर्म कांग्रेस के साथ रहना है। लेकिन जिस तरह से भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कौरवों के साथ होते हुए भी उनका आशीर्वाद अर्जुन को था, गुंजल साहब, पायलट साहब कहीं भी रहे, सबका आशीर्वाद नरेश के साथ होगा। मन का आशीर्वाद तो नरेश के साथ। कल एक गांव में जहां मेरा कार्यक्रम था, कुछ बच्चों ने, नए लड़के तो यही जानते हैं, तो उन्होंने उनकी फोटो लगा दी थी। मैंने उनको फिर बाद में डांटा भी सही, भाई आपको गुंजल साहब की फोटो का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो मेरे से बहुत पहले से लड़ते हुए आए राजनीति में, और जिस तरह से उनकी भी राजनीतिक हत्या की गई, बीजेपी में वो रहे तो शांति धारीवाल जी, ओम बिरला जी की दोनों की जोड़ी ने मिलकर उनको बीजेपी की राजनीति में निपटा दिया। ओम बिरला जी आज की तारीख में बीजेपी में इस लेवल पे चले गए कि गुंजल साहब का अस्तित्व बचाना बीजेपी में मुश्किल हो गया था, तो वो मजबूरी में कांग्रेस में आए। कांग्रेस में उन्होंने ईमानदारी से काम किया, कांग्रेस को मजबूत व्यक्ति मिल गया था कोटा बूंदी में, जिसको कोई हराने वाला नहीं था। लेकिन उनके साथ अभी जो कांग्रेस में आए तो सारे कांग्रेस के नेताओं, एक नेता तो हमारे यहाँ प्रभारी बनकर आया है बूंदी से, मेरे यहाँ मुझे हराने के लिए, नाम तो क्या बताऊं, उन तमाम लोगों ने, उनकी टीम ने, धारीवाल जी की टीम ने मिलकर, पूरे कांग्रेसियों ने मिलकर और उनके साथ धोखा किया, उनको चुनाव हराया। गुंजल साहब के साथ ईमानदारी से, तो भरत सिंह जी कुंदनपुर थे, लेकिन नरेश मीणा था जो बिके नहीं तो सारे के सारे कांग्रेसियों ने ओम बिरला से पैसे लग के और ओम बिरला का काम किया था, इसलिए वो 40,000 से हार गए थे। और वहाँ भी इसी तरह का जो षड्यंत्र यहाँ किया जा रहा है मेरे खिलाफ, वही षड्यंत्र गुंजल साहब के सामने किया गया था। वहाँ एक गुर्जर समाज के व्यक्ति से एक मीणा समाज के व्यक्ति को कुल्हाड़ी मरवा कर उनका चुनावी नुकसान किया था। गुंजल साहब कांग्रेस में है, मैं नहीं चाहता कभी, वो मेरे बड़े भाई हैं, कि वो मेरा चुनाव हारना जीतना अलग बात है, लेकिन गुंजल साहब का कोई नुकसान राजनीति में नहीं था, क्योंकि वो मेरे से भी ज़्यादा उन्होंने दुख झेले, मतलब राजनीति में जो उनको मौका मिलना चाहिए नहीं मिला। तो गुंजल साहब को लेकर मेरा कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा। हाल फिलहाल में कोई फोन पर उनसे बातचीत नहीं, बिल्कुल। लास्ट टाइम बात उन्होंने कहा था, जब टिकट मेरा कट गया था, मैं फॉर्म भरने की तैयारी कर रहा था, तो गुंजल साहब ने कहा था कि नरेश मेरे लिए नहीं लड़ना चाहिए, आप मुख्य धारा में आओ, और मैं बात करूंगा जहां भी उचित प्लेटफॉर्म पे, अगर आप कांग्रेस के साथ काम करते हो। तो मैंने उनसे आग्रह पूर्वक कि साहब मैं छबड़ा टिकट मांगा नहीं मिला, देवली टिकट मांगा नहीं मिला, और मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से हाड़ौती की कांग्रेस भी बिरला की मुट्ठी में है, ओम बिरला की मुट्ठी में, तो ओम बिरला मुझे कभी टिकट मिलने देगा, जिस आदमी ने मुझे जेल में रखा वो मुझे कभी टिकट नहीं मिलने देगा। इसलिए मैं तो ये चुनाव तो लड़ूंगा। मैंने उनको आग्रहपूर्वक मना कर दिया। क्योंकि देखिए अशोक गहलोत ने भी ये कहा था कि आप लंबी रेस के थोड़े हैं, और आपके अंदर उनको राजनीति करने का जो व्यक्तित्व आपका जैसा है वो दिखता है कि आप अच्छी राजनीति करेंगे, आपका भविष्य उज्जवल है। और उन्होंने भी ये बात कही, अशोक गहलोत ने कही, प्रहलाद गुंजन ने भी कहा, लेकिन फिर उसके बावजूद आप नहीं माने। गहलोत साहब ने मुझे सीरियस लिया, मेरे बारे में चिंतन किया, इसके लिए उनको आभार, धन्यवाद। लेकिन गहलोत साहब को समझना चाहिए मेरी उम्र 40-44 साल हो गई, कब तक इंतजार करूं। 2002 में जनरल सेक्रेटरी बना था राजस्थान विश्वविद्यालय से, NSCI से। 8 में, 13 में, 18 में, 24 के लोकसभा में, देवली उपचुनाव में, फिर अभी टिकट मांग रहा हूँ। इन पूरे दौरान टिकट भी नहीं मिला, लेकिन मैंने पिछली गवर्नमेंट में कहा भाई मुझे कोई बोर्ड वोर्ड में जगह दे दो, नहीं दी। मैंने कहा मुझे 12 का जिला अध्यक्ष बना दो, नहीं बनाया। कब तक वेट करूं? आदरणीय गहलोत साहब के बेटे को तो 2 बार सांसद का मौका मिल गया, और नरेश मीणा को छात्र राजनीति निकलने वाले को 25 साल हो गए, मौका ही नहीं मिला। तो गहलोत साहब आपको आशीर्वाद रखना, नुकसान मत करना। पानी से गिलास ला दो, डिस्पोजल ले रहा था। यही वजह मानते हैं कि थोड़ी राह भटक गई थी, और 2013 में बीजेपी के थोड़े करीब चले गए थे, और वसुंधरा राजे ने भी कहा था कि आपको टिकट मिल जाएगा बीजेपी। देखिए मैडम,
वसुंधरा राजे जी तो मेरे को टिकट दे रही थी। वसुंधरा जी की तो मेरे को कर पाती, वो गलती मैंने की थी जो टिकट नहीं दी। नहीं तो 2013 में मैं एमएलए के संगठन से बन जाता। 2008 में मैंने बीच में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और उसका कारण ये था कि मेरे पिताजी ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं 2000 में। मैं एनएसआई से जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ राजस्थान विश्वविद्यालय से, और प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी मैं एनएसआई से रहा हूँ। लेकिन एक बार मेरे पिताजी का नंबर प्रधान बनने का आया और जो ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष थे तात्कालिक समय में शिवनारायण जी नागर यहाँ जिला अध्यक्ष थे, उस दौरान भी प्रमोद जैन भाया ने पहले तो मेरे पिताजी को पंचायत समिति का चुनाव हरवाने के लिए, कांग्रेस में रहते हुए मेरे पिताजी को चुनाव हरवाने के लिए हमारी पंचायत समिति में एक मीणा सरपंच को खड़ा कर दिया था और 500 वोट ले गया था। लेकिन हम भगवान की दया से हम चुनाव जीत गए थे डायरेक्ट पंचायत समिति। और जब प्रधान बनने का पिताजी को नंबर आया, जब सिंबल आया, तो इस प्रमोद जैन भाया ने उस सिंबल को ही गायब कर दिया। सिंबल नहीं आया था, ये सिंबल ही खरीदा, पूरे पंचायत समिति के पंचायत के सिंबल ही खरीद लेते। सेम एक बार ऐसा ही हुआ जब इसने 25 लाख में पूरे जिले के सिंबल खरीद के ले आया था, और वो मैं छीन कर मैंने हमने सिंबल बांटे थे। ये व्यक्ति ने केवल कांग्रेसियों को मारा, और सच्चे कांग्रेसियों को प्रमोद जैन भाया ने मारा है। शिवनारायण को घर बिठा दिया, मेरे पिताजी की राजनीति हत्या की। भरत मारन जो कांग्रेस के जिला प्रमुख थे उनको घर बिठा दिया। मनोज चौधरी जो पूर्व प्रधान रहे किशनगंज के, वो इसकी वजह से जब उनको उसकी राजनीति हत्या कर दी तो वो बीजेपी में चले गए। सुनील जी गालव जो यहाँ नेर का वो है उसके अध्यक्ष रहे, वो सुनील जी गालव जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, जिला अध्यक्ष रहे, वो सुनील जी गालव बीजेपी में चले गए। अजीत सिंह जी माथनी जो प्रधान रहे वो बीजेपी में चले गए। दिनेश जी यादव जो पीसीसी के पदाधिकारी रहे, कांग्रेस में वरिष्ठ नेता थे, वो बीजेपी में चले गए। एक भी वैसा व्यक्ति जो सच्चा कांग्रेसी था आज 12 में वो आपको कांग्रेस में नजर नहीं आएगा। या तो वो बीजेपी में चले गए या घर बैठ गए। एक नाम भूल गया मैं, निर्मल माथुरिया जो यूथ के जिला अध्यक्ष थे, वो बीजेपी में चले गए। और अब जो कांग्रेस में जो लोग हैं वो लोग हैं प्रदीप काबरा, डाबरा, विष्णु गर्ग, पेतरा, जितने लोग भी प्रॉपर्टी डीलर हैं, आबकारी का काम करते हैं, ठेकेदारियां करते हैं, गुंडे बदमाशी करते हैं, वो तमाम लोग प्रमोद जैन भाया के द्वारा कांग्रेस में हैं। उन्हीं को जिला परिषद पंचायत राज के टिकट मिलते हैं। बड़ा चुनाव किसी को नहीं देता, बड़ा टिकट किसी को देता नहीं। सांसद का नंबर आता तो 3 बार 4-4 लाख वोटों से हार गया, लेकिन दूसरा नहीं, या तो प्रमोद जैन भाया जी लड़ेंगे या उर्मिला जैन जी लड़ेंगी। जिला प्रमुख का नंबर आया, लोग सपना देख रहे थे पंचायत राज में नंबर आ जाएगा, जनरल वाले सोच रहे थे हमारा नंबर आ जाएगा, प्रमोद जैन भाया तो एमएलए मंत्री बन गया, घरवाली लड़ ली तो हमें नंबर दे देगी। लेकिन जैसे जिला प्रमुख का नंबर आया, उर्मिला जैन को लड़ा दिया। उर्मिला जैन की 12 सीटें आई, 13 सीटें बीजेपी की आई, लेकिन इनके एक भाई है प्रताप सिंह भी, उन्होंने 1 सीट बीजेपी का बेच के इनको दे दिया और 13 सीट लेकर उर्मिला जैन को वो बना दिया। यहाँ बहुत सारे छात्र जो कांग्रेस की राजनीति में आना चाहते हैं, जो एनएसयूआर यूथ कांग्रेस से निकलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सपने देख रहे थे यूथ कांग्रेस में हमारा नंबर आएगा तो यश भाया को यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बना देंगे। कांग्रेस में कोई भी पार्टी में ये जरूरी नहीं कि सारे लोग एक मत ही चले। कांग्रेस में अपन गुटबाजी देख रहे हैं, डोटासरा अलग जी भाग रहे हैं, पायलट साहब अलग हैं, गहलोत साहब अलग हैं। क्या ये तीनों एक जगह एक घर में रह सकते हैं? ऐसे 12 में भी बहुत ऐसे कांग्रेसी हैं जिनकी विचारधारा इससे नहीं मिलती, जिनके विचार नहीं मिलते, लेकिन इसने जिला कांग्रेस कार्यालय अपने घर में खोल रखा और दूसरे विचार वाला व्यक्ति इसके घर पे नहीं जा सकता। कुल मिला के जब भी एमएलए मंत्री बनता सत्ता में आता है, सत्ता में आते ही तुरंत सबसे पहले तो बैठक बुलाता है। उसमें कौन कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो जिनको बुला के कि तू आबकारी का काम संभालेगा, तू 12 में जितने भी प्लॉटिंग होगी, प्रॉपर्टी का काम होगा उसको तू संभालेगा, पीएचडी तू संभालेगा, पीडब्ल्यूडी तू संभालेगा, गौशाला तू संभालेगा, मंदिर जितने भी बढ़ेंगे इसमें पैसे खाने का काम तू संभालेगा। ये इसका धंधा है मैडम। अभी थोड़ी देर पहले आप ये कह रहे थे कि चुनाव हारूं या जीतूं, लेकिन चुनाव हराने की ताकत तो मैं रखता हूं। और आप पर आरोप लगाते हैं प्रमोद जैन भाया कि आप बीजेपी के टू लोग। देवली उनियारा में ये भी आरोप लगा कि आपने कांग्रेस प्रत्याशी को हराने के लिए बीजेपी की ओर से। देखिए मैडम, ऐसा है, मैंने आपने जो कहा ना हरा तो सकता हूँ, बात अंता पे नहीं कही। मैंने की राजस्थान की 30 सीटों पे 2028 का जो चुनाव होगा,
तो नरेश मीणा कईयों की किस्मत को उलटफेर करेगा। जो मेरा नुकसान कर रहे हैं ना अभी राजनीति में, इन सबके दरवाजे पे मैं वहां जाके ये जरूर कहूंगा कि ये लोग मुझे हमारे देव भी गए थे, छबड़ा गए थे, अंता है, और इनको इन नेताओं की दुकानें तो बंद। 2028 के चुनाव में बड़े बड़े जो नेता बनते हैं ना अपने आप को, जो ये कहते हैं कि हम जो टिकट लाकर जो बन जाते हैं, उनको भी दिखाऊंगा। मेरा टिकट कटा छबड़ा से, कांग्रेस से, तो 7 सीटें झालावाड़ बारह की 7 की 7 सीटें हार गई थी। एक टिकट इसलिए जीत गया सुरेश गुर्जर का, क्योंकि वो पायलट साहब के कैंडिडेट थे, पायलट साहब का मेरे प्रति मैं उनका आदर करता था, इसलिए वो सुरेश गुर्जर भी जीत गए। बाकी 7 लोग इसलिए हार गए, मेरा टिकट कट गया था। मेरा जो अंता में टिकट काटा है ना 2028 में 30 सीटों पर टिकट काट दूंगा कांग्रेस वालों का जनता के द्वारा। और ये जो मुझे हराने आ रहे हैं प्रभारी बन के बीजेपी कांग्रेस के, इनको अंता की जनता इनको इस चुनाव को बाया को इनको नहीं देखेगी। अंता की जनता उन सारे प्रभारियों को देखेगी जो मुझे हराने यहाँ आएंगे, और उन प्रभारियों को नहीं देखेगी। गांव में लोगों ने तय कर लिया कि सरपंच वही बनेगा जो नरेश को वोट देगा। डायरेक्टर जिला परिषद का टिकट लिया ना, टिकट को लेके डोलते रहना जैसे भायार मोर पर डोल रहे हैं। अगली पंचायत राज का चुनाव आ रहा है 6 महीने बाद, जो नरेश के साथ दिखेगा उसको जनता साथ देगी। जनता खुली कह रही है कि नरेश का साथ देने वालों को हम साथ देंगे। गांव में बाया का 2 वोट नहीं है। बाया पंचायत राज में किसी डायरेक्टर जिला परिषद को 2 वोट नहीं दिला सकते। लेकिन ये जो यूथ, जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो एक निर्दलीय के रूप में काम कर रहे हैं, ये सबको देख रहे हैं। इन्होंने छबड़ा भी तय कर लिया, देवली उनियारा भी तय कर लिया कि जो जैसा नरेश का साथ देगा पंचायत राज के चुनाव में, हम आने वाले चुनाव में उसका वैसा ही साथ देंगे। कोई गुप्त रूप से नरेश का साथ देगा तो हम गुप्त रूप से देंगे, जो चौड़े में आकर नरेश का साथ देंगे तो हम चौड़े में आकर नरेश का साथ देंगे। और जो नरेश को हराने आ रहे हैं, जो नरेश के खिलाफ जो प्रचार कर रहे हैं, वो सपने छोड़ देना सरपंच डायरेक्टर जिला परिषद। लेकिन आपने कभी तो मंथन किया होगा, 20 साल से ज्यादा राजनीति करते हो गए, क्यों पार्टियां आपको टिकट नहीं देती हैं? अब बीजेपी ने मौका दिया तो वो आपने ठुकरा दिया, और आज तक संघर्ष ही कर रहे हैं। डर लगता है मैडम, कांग्रेस की राजनीति में तो डर ये लगता है कि नरेश मीणा और सचिन पायलट एक नहीं होना चाहिए। भारत की राजनीति में डर ये लगता है कि प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा एक नहीं होता। मैं जब टोंक जेल में था तो मुझे पहला ऑफर यही था कि तुम गुंजल साहब को छोड़ दो, तुम चाहोगे जो दे देंगे, तुम्हारे केस वेस बहुत छोटी चीज है, केस वेस भी हटा देंगे, सब कुछ हटा देंगे, लेकिन गुंजल साहब को छोड़ दो और हमारे साथ आ जाओ। ये जो राजनीतिक चेतना में जो किसान कौमा में ला रहा हूँ, चौधरी चरण सिंह, राजेश पायलट के सपनों को पूरा करने के लिए जिस तरह से हाड़ौती में किसानों को मैं एक जाजम पर ला रहा हूँ, उसका खौफ सताता है। और वो खौफ इतना बड़ा हो गया कि आज की तारीख में मेरा ये मानना है कि जिस भी लीडर के साथ मैं खड़ा रहूंगा उसके साथ एक बड़ा जन समर्थन उसके साथ रहेगा। और यही कारण था कि अंता में इतना जल्दबाजी करके कांग्रेस ने टिकट क्यों बांटा। इनको डर था कि नरेश को चाहने वाले कांग्रेस में नेता राहुल गांधी से कहकर नरेश को टिकट नहीं दिया, इसलिए बहुत जल्दबाजी में डोटास राजी आनंद फानंद में ये टिकट भाई जी को दिया है। डोटास राजी से मैं तो यही कहूँगा, एक जमाने में बड़े बड़े जाट नेता हुए, परशुराम जी मदेरना, नाथुराम जी मिर्दा, राम निवास जी मिर्दा, जिन्होंने हमारे यहाँ हाड़ौती की राजनीति में शिवनारायण मीणा को जिंदा रखा, शिवनारायण जी ठाकुर को जिंदा रखा, परशुराम जी मदेरना ने रामनारायण जी मीणा को जिंदा रखा। हमारे यहाँ जो ग्रामीण पॉलिटिक्स थी उसको यहाँ रामकिशन जी वर्मा थे, वो उनकी वजह से चल रहे थे। और आज दुर्भाग्य की बात है कि किसान के घर में पैदा हुआ डोटासरा, एक किसान के घर में पैदा हुआ गोविंद सिंह डोटासरा जो किसानों की बात करता है, और एक किसान के बेटा जो कांग्रेस में टिकट मांग रहा है, उस किसान के बेटे की राजनीतिक हत्या करके और एक शेख की राजनीति को जिंदा कर रहा है। एक दिन सीकर भी जाऊंगा, लक्ष्मणगढ़ भी जाऊंगा और वहां के किसानों से कह के आऊंगा कि एक जमाना था जब परशुराम मदेरना, नाथुराम मिर्दा हाड़ौती में किसान राजनीति को जिंदा कर रहे थे, किसानों के नारे लगवाते थे। और एक ये डोटासरा है जो नरेश मीणा जो किसान का बेटा हाड़ौती में जब किसानों को जगा रहा था, तब ये उसकी राजनीतिक हत्या करके प्रमोद जैन भाया की राजनीति को जिंदा कर रहा था। इलाज सबका लूंगा, बदला सबसे लूंगा, सबका हिसाब किताब बराबर करूंगा। अच्छा एक बात बताइए, वैसे भी राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और दिखता नहीं है, तो अंदर खाने को नेता आपकी मदद कर सकते थे ना, चाहे वो गुंजल जी हो या आप जिनका नाम ले रहे हैं जो आपको खास। देखिए मैडम, महाभारत के युद्ध में
विषम पितामह द्रोणाचार्य का आशीर्वाद अर्जुन के साथ था, इसलिए अर्जुन युद्ध में जीता। अर्जुन ने भी कभी उनसे ये नहीं कहा कि आप मेरे साथ युद्ध में लड़ो। अर्जुन ने जब भी उनसे आशीर्वाद लेने जाते थे तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप मेरे साथ युद्ध में लड़ो। वो तो ये कहते थे आप मेरे पास आशीर्वाद बनाए रहो। वही आशीर्वाद मेरे साथ बना हुआ है और मुझे उनका सिर्फ आशीर्वाद ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो मेरे साथ आए, मतलब वो अगर यहाँ कांग्रेस का प्रचार करने आते हैं तो मैं बुरा नहीं मानता, पर मैं जानता हूँ कि उनके आत्मा, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। लेकिन नरेश मीणा को कोई टूल क्यों कह देता है? कांग्रेस वाला कह देता है टूल तो- बीजेपी की टीम है, बीजेपी वाला कह देता है टूल कांग्रेस की तो टीम है। ये बताओ मैडम, सरकार किसकी है? किसकी सरकार? बीजेपी की। और फिर सरकार, बीजेपी की सरकार 8 महीने मुझे टोंक जेल में रखा, 40 दिन मुझे क्या नाम से झालावाड़ जेल में रखा, 15 दिन तक आमने अनशन किया, मेरी कोई सुनवाई नहीं करी, तो फिर मैं बीजेपी का टूल कैसे हो सकता हूँ? बीजेपी तो मुझे आए दिन रगड़ रही है, बीजेपी मुझे आए दिन खत्म करने में लगी हुई है, मेरे को मुकदमे लगा रही है, मैं कैसे बीजेपी का टूल हो सकता हूँ? पूरी बीजेपी यहाँ मुझे मारने में तुली हुई है। बीजेपी का टूल प्रमोद जैन भाया है। प्रमोद जैन भाया ओम बिरला और अमित शाह का दलाल है। प्रमोद जैन भाया कांग्रेस का होते हुए भी एक शब्द अगर आप इंटरव्यू लेना प्रमोद जैन भाया से और उससे कह देना कि आप तो बिरला के खिलाफ बोल जाओ, अमित शाह के खिलाफ बोल जाओ, हम आपको सच्चा कांग्रेस से मानते हैं। प्रमोद जैन भाया एक शब्द ओम बिरला अमित शाह के खिलाफ बोल जाएगा, उस दिन में प्रमोद जैन भाया को सच्चा कांग्रेसी मान लूंगा। किरोड़ी लाल जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री 67,000 करोड़ का इल्जाम लगाते हैं कि 67,000 करोड़ का भ्रष्टाचार प्रमोद जैन भाया ने किया। लेकिन प्रमोद जैन भाया पे ईडी सीबीआई क्यों नहीं आई? और प्रताप सिंह खाचरियावास पे क्यों ईडी सीबीआई गई? क्यों कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेताओं पे ईडी सीबीआई जाती है? प्रमोद जैन भाया पे 18 मुकदमे दर्ज हुए, क्यों जेल नहीं गया? क्यों उसकी घरवाली जेल नहीं जाती, उसके साथ वाले जेल नहीं जाते? टूल कौन हुआ? मैं टूल तो वो हुआ जो बीजेपी के संरक्षण में, बीजेपी की सत्ता होते हुए, डबल इंजन की सरकार होते हुए बीजेपी कांग्रेस की, एक कंवर लाल को तो जेल में डाल दिया गया, एक एमएलए को नहीं बचाया बीजेपी की सरकार में। क्योंकि कंवर लाल को इसलिए जेल में डाला क्योंकि इस 12 में पहली बार बीजेपी के एक एमएलए ने हिम्मत करके प्रमोद जैन भाया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। यहाँ प्रमोद जैन भाया के खिलाफ सिंगल कांग्रेसी बीजेपी, सिंगल बीजेपी का व्यक्ति जुबान नहीं निकालता प्रमोद जैन भाया के खिलाफ। ये तो नरेश मीणा जो बोलता है, और कांग्रेस में रहते हुए बोला। जब मैं कांग्रेस में था, जब प्रमोद जैन भाया यहाँ बजरी बेच रहा था, बजरी माफिया का काम कर रहा था, भू माफिया का काम कर रहा था, जब नरेश मीणा ने बजरी का डंपर पकड़ा, 1 महीने जेल में डाला। किसानों के लिए फसल बीमा का पैसा दिलवाने के लिए जब मैंने धरना दिया तो मुझे जेल में डलवाया, 5 मुकदमे मेरे लगाए, रासुका लगाए मेरे ऊपर। तो मैं हूँ जो लड़ रहा हूँ, कोई लड़ने वाला नहीं है। इसलिए आरोपी की जनता खड़ी है साहब कि कोई लड़ाका आया, लड़ने वाला आया है। आप कह रहे हो खान की झोपड़िया में आप ये किसी को तरी मार देते हो, किसी को जूत दे देते हो। यहाँ की जनता ढूंढ रही है ऐसा नेता है, ऐसा लड़ाका है, ऐसा चमटा देने वाला है जो थानेदार किसी से पैसा नहीं मांगे, तहसीलदार किसी से रिश्वत नहीं खाए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। जो लोग भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए नेताओं को वोट देते हैं, वो नेता ही भ्रष्टाचार करने लग जाते हैं। कहाँ जनता जाएगी, किसके पास जाएगी? अगर मैं बढ़ गया, मैं जनता से भी कह रहा हूँ, एमएलए में बढ़ गया तो ये किसानों के फसल बीमा का पैसा, ये बिजली का जो खेतों में तार लटक रहे हैं, खंभे टेढ़े हो रहे, आए दिन जनहानि हो जाती है, लोग मर जाते हैं, बिजली वाले बिल लेने पहुंच जाते हैं लेकिन तार ठीक करने नहीं जाते। खाद का कट्टा 1800 में 2000 में मिल रहा है किसान को। परवन वड़क परियोजना का एक काम चल रहा है जो परसों से चल रहा, पैदा हुए जब से काम चल रहा है, अकाउंट डेम का, उसकी नहर खेतों तक नहीं आई। और ERCP, पूर्वी राजस्थान में ERCP का प्रोजेक्ट 5 साल में चर्चा में आया, नौनेरा बन गया, इसरदा बन गया, लोग उसका पानी खेतों तक पहुंचने वाला है, इतनी गति से काम हुआ। और हमारे यहाँ अकाउंट का डैम, पूरी हाड़ौती जो नदियों के बीच में हम बसे हुए, सारी नदियाँ तो हाड़ौती से निकल रही हैं, चंबल, काली सिंध, पार्वती, परवन। उसके बाद भी हमारे नदियों के किनारे जो खेत हैं खाली पड़े, प्यासे पड़े। हमारे जो चौकी बोर्डा से लेके बामला, थामली, सुलग, सारे गाँव में अकाल आ जाता है। अभी थोड़े दिन बाद ट्यूबवेल का पानी बीत जाएगा। एक किसान जो ट्यूबवेल की खेती कर रहा है, उसकी एक मोटर जलने पर 10,000 का खर्चा आता है मैडम, और 24 घंटे उसका वेस्ट होता है। और जहाँ पर नहर है वहाँ किसान रात को जाता है, धोरा मोड़ता है, धोरा को तोड़ता है, सुबह तक खेत भरा हुआ मिलता है। उसके बाद वो उसकी खेती से फ्री होकर दूसरे काम धंधे करता है। लेकिन जहाँ ट्यूबवेल की खेती होती है वो इतनी खर्चीली खेती है, उसको बिजली का बिल देना पड़ता है। उसको ट्यूबवेल में मोटर खराब हो गई
तो उसको क्या नाम से मोटर का सुधराने का 10,000। उसको जो एक 10 बीघा का खेत जो नेर के क्षेत्र में 1 घंटे में भर जाता है, ट्यूबवेल की जहाँ खेती होती है वहाँ 10 दिन लगते हैं। 10 दिन उसको रात दिन मजदूरों को खड़ा करना पड़ता है, उसको पैसा देना पड़ता है। कई जगह जनरेटर चला के, कई ट्रैक्टरों के अल्टरनेटर 5 लीटर घंटा का डीजल खाता है। वो 5 लीटर घंटा का डीजल चलाकर लोग खेती करते हैं, कुछ बचता ही नहीं है। अभी यहाँ धान खत्म हो गई, उड़द की फसल खत्म हो गई, सोयाबीन खत्म हो गई, लेकिन कोई फसल बीमा की बात ही नहीं कर रहा। मैं अगर बन जाऊंगा तो किसानों के लिए, यहाँ के गरीबों के लिए, असहाय लोगों के लिए मुझे कोई सा भी मार्ग अपनाना पड़े वो अपनाऊंगा और सबके कष्टों को दूर करने का प्रयास करूंगा। यहाँ सबसे बड़ा समाज दलित समाज, अंता विधानसभा में 52,000 वोट एससी के हैं। इसमें बड़ा समाज डेरवा समाज, मेघवाल समाज, एरवाल समाज है। उसके अलावा छोटे धोबी समाज, वाल्मीकि समाज, ये समाज है। लेकिन एक भी गांव में मुझे दलित समाज के गांव में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति नजर नहीं आई। एक ही गांव में इस तरह का स्मारक नजर नहीं आया। मैं दलित समाज से कहता हूँ कि नरेश मीणा को एमएलए बना दोगे, जहाँ कहीं भी दलित समाज की बस्तियां हैं, जहाँ कहीं भी है, वहाँ शानदार स्मारक भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाऊंगा। ऐसा स्मारक बनाऊंगा जहाँ लाइब्रेरी खोलूंगा, लाइब्रेरी विधायक कोष से लाइब्रेरी बनाऊंगा। वहाँ ऐसा स्थान बनाऊंगा बैठने का जहाँ दलित भाई अखबार पढ़े, न्यूज टीवी लगवाऊंगा और वहाँ एक लाइब्रेरी जहाँ लोग शिक्षा प्राप्त करें, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को लोग सुने, सीखें। इंकलाब का नारा लेकर निकला हूँ, भगत सिंह की फोटो लेकर निकला हूँ। भगत सिंह ने भी देश की आज़ादी के लिए इंकलाब का नारा दिया था, क्रांति के लिए नारा दिया था कि देश में जन जागृति आए, लोग देश के प्रति प्रेम करके देश को आज़ाद कराने के लिए क्रांति करें। इंकलाब की हाड़ौती को भी जरूरत है, हाड़ौती को बदलाव की जरूरत है, हाड़ौती को परिवर्तन की जरूरत है, हाड़ौती को रूढ़िवादी राजनीति से हटकर एक नई राजनीति पैदा करने की जरूरत है। यहाँ का धाकर समाज प्रतिनिधित्व मांग रहा है, यहाँ का माड़ी समाज, गुर्जर समाज, मीणा समाज, सारे लोग राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहते हैं। ये जो किसान कौम है ये आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहती है। सारी जहाँ भी आर्थिक रूप से संपन्न होने का, जैसे 2 थर्मल है हमारे, अडानी थर्मल है, चौकी थर्मल है। एक भी किसान के बेटे की वहाँ ना तो कोई जेसीबी चलती ना कोई डंपर चलता है। अगर डंपर चल रहा है, राख में काम कर रहे हैं तो प्रताप सिंह भी प्रमोजन भाई के आदमी काम कर रहे हैं। प्रॉपर्टी काम करे तो ये करे, पीडब्ल्यूडी पीएचडी के ठेके सारे ले तो प्रमोजन भाई के इर्द गिर्द करे। और यहाँ एक भी धाकर समाज, ये जो मैं किसानों के नाम लेता हूँ, एक भी समाज में कोई एक क्लास का ठेकेदार नहीं है मैडम। हमारे यहाँ जितनी सड़कें बनती है सिक्योरिटी के लोग आके बनाते हैं। यहाँ थानों में जो सिपाही जो स्पेशल में लगे रहते हैं, जो कमाई करके थानेदार को देते हैं, थाने में हर थाने में एक स्पेशल सिपाही मिलेगा आपको, जो वो पूरे लोगों को जितने भी जो सट्टा वालों से उगाई, गलत काम करने वालों से उगाई, कोई गांव में मुकदमा हो गया तो उनसे उगाई, वो स्पेशल सिपाही करता है। वो एक भी थाने में लोकल सिपाही उस पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोकल सिपाही होगा तो वो मानवीय दृष्टिकोण के हिसाब से किसी रिश्वत लेने में थोड़ा उसके आंखों में शर्म होगी। लेकिन भरतपुर का व्यक्ति, सिक्योरिटी का व्यक्ति आकर उसको काहे की शर्म होती है? यहाँ पैसे कमाने आ रहे, वो तो तनख्वाह के अलावा यहाँ रोज के पैसे कमाते हैं, जनता को लूटते हैं और पैसे लेके भरतपुर चले जाएंगे। नरेश मीणा बहुत सारे बदलाव करना चाहता है, इसलिए इंकलाब का नारा लेकर सड़कों पर उतर रहा है। पर जो जन समर्थन आशीर्वाद मिल रहा है उससे मुझे लगता है कि इस बार आपका भाई विधानसभा में जाएगा। बेशक आपने जो काम बताए वो इस क्षेत्र के लोगों के लिए उपयोगी हो सकते हैं, लाभकारी हो सकते हैं। और जब मैं क्षेत्र में गई और मैंने लोगों से बातचीत की, लोगों ने कहा कि नरेश मीणा जो कुछ कर रहा है वो अच्छा है, लेकिन उनकी भाषा शैली अच्छी नहीं है। वो जो करते हैं वो उनकी छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए मैडम, जवाहर नवोदय विद्यालय का पढ़ा हुआ स्टूडेंट, राजस्थान विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ, इंग्लिश लिटरेचर से एमए है, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स और इंग्लिश से बीए किया है। जो जैसे शब्दों में समझता है उसको वैसे शब्द बोलने का। खानदानी घर में पैदा हुआ हूँ, बुजुर्गों के पैर छूता हूँ, युवा साथियों को गले लगाता हूँ, माता बहनों के पैर छूता हूँ, आदर सम्मान से बोलता हूँ। लेकिन कोई व्यक्ति अगर आदर सम्मान नहीं, भाषा नहीं जानता, आदर सम्मान प्राप्त नहीं करना चाहता, तो वो जैसी भाषा प्राप्त करता है वैसी भाषा में बोलता है। गले भी लगाते हैं और लात भी मारते हैं, ऐसे भी आरोप लगाते हैं। मारता हूँ, कोई गलती करता है मार देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? हर किसी का आत्मसम्मान है। अब आप मान लीजिए कोई भीड़ में बैठा हुआ है और आप उसे लात मार दें, आपको पता नहीं कि जिसको लात मारी उसने क्या कहा? मेरा बड़ा भाई है, मैंने गलती करी इसलिए मुझे लात मारी। मेरा भाई तो लात क्या मारी, मेरा भाई तो मुझे मार भी दे तब भी मैं सहन करूँ। मेरा मैडम इतना प्यार है,
ये तुम्हारी वीडियो यूट्यूबर्स कुछ दिखाने वाला बात है। लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं कि मेरे साथ जब रहते हैं तो मेरा स्वभाव जानते हैं। मैं तीखा बोलता हूँ, लेकिन मैं फिर इनका परिवार का हिस्सा हूँ। इनके हर सुख दुख में शामिल रहता हूँ। घर में कोई शादी ब्याह होती तो मैं खड़ा रहता हूँ। कोई घर में कोई परेशानी आ जाए तो मैं खड़ा रहता हूँ। कहीं किसी को किसी भी तरह की जरूरत पड़ जाए तो मैं खड़ा रहता हूँ। और जब डांट सुनते हैं, कौन डांट सुनेगा, कौन लाभ सुनेगा? माँ बाप अपने बच्चों को पीटते हैं तब बच्चे सहन कर लेते हैं, तो दूसरा माँ बाप नहीं मार सकते। जिसके प्रति आपकी चाहत होगी, आपका आदर करते होंगे, वो डांट भी सुनते हैं, गलती करते हैं मार भी। नहीं, लेकिन अमेरिका में आप नहीं पीट सकते बच्चों को। लेकिन चलिए ये बात तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके के आरोप आप प्रमोद जैन भाया पर लगा रहे हैं, आप प्रमोद जैन भाया के खिलाफ इतना कुछ बोलते हैं। आपने इस पूरे चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन के बारे में कुछ नहीं कहा। वो तो गाय ही, उसके बारे में क्या बोलूं? वो तो गाय ही बेचारा है, किसान का बेटा है। लेकिन अभी मुझे आज ही पता लगा कि वो 2008 में जेल गए थे। मोरपाल जी सुमन भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए थे और डीलरशिप थी उनके हाथ में, और उस डीलरशिप में उन्होंने कुछ घपला कर लिया था, इसलिए वो जेल गए थे। और उस समय जब जेल गए थे तो प्रमोद जैन भाया ने उनको जेल में बचाया। प्रमोद जैन भाया ने उनको कृपा करके जेल से उसको बचाया था, सुमन साहब को। सुमन साहब अब सीधे आदमी हैं, वो वैसे ही रहेंगे जैसे बीजेपी के बाकी नेता भी यहाँ में कुछ बोल नहीं पाएंगे, कुछ करते और अपना नहीं पाएंगे। थानेदार से कोई थानेदार नहीं कह सकते। थानेदार से भी मोरपाल जी ये कहेंगे निवेदन कर रहा हूँ, तो निवेदन तो भी जनता सीधी कर लेती है। नेता जनता तो ऐसा नेतृत्व चाहती है कि जनता इस नेता को चुने, जिस नेता को वोट दे उसके फोन पर जनता का काम हो। एक कर्मचारी अधिकारी तो नौकर है जनता के। अब ये मालिक अगर बने, ये मालिक नरेश मीणा जनता का इनको भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी मेरे एमएलए बनने के बाद अंता में नहीं रहेगा। और अगर कोई ईमानदार कर्मचारी अधिकारी और जिसकी जनता में जनमानस में उसकी पकड़ है, जनमानस उसको मानता है। आजकल मैडम बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि लोग कर्मचारियों को प्रति नफरत करने लगते हैं। थानेदार खाकी वर्दी को लोग देखना पसंद नहीं करते। अगर कोई थानेदार जनता की सेवा करता है, गरीबों की मदद करता है, कोई गरीब असहाय व्यक्ति आ जाता है उसकी मदद करता है, उस थानेदार को हम उसकी इज्जत करेंगे, उसका सम्मान बढ़ाएंगे, उसको गांव-गांव में उसके लिए हम लोगों से कहेंगे बहुत अच्छा आदमी, ईमानदार आदमी है। लेकिन कोई भ्रष्ट आदमी, भ्रष्ट थानेदार, भ्रष्ट अधिकारी कोई अगर गलत करेगा तो उसके साथ हम भी गलत करेंगे। उसको चाहे काला मुंह करने पड़े तो काला मुंह भी करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता ये सीट का ही दुर्भाग्य है, क्योंकि जेल से सत्ता नाता रहा है, आपराधिक मामलों से सत्ता नाता रहा है, राजनीति की बात हो रही है, जातीय समीकरणों को साधने की बात हो रही है, पर मुद्दों की बात क्यों नहीं कर रहा? मैं कर रहा हूँ ना मैडम, अपराधी हूँ क्या मैं? अगर मैं अपराधी हूँ तब तो महात्मा गांधी भी अपराधी है, तब तो भगत सिंह भी अपराधी है, सुभाष चंद्र बोस भी अपराधी है, तब तो शिबू सोरेन भी अपराधी है। मैं अपराधी हूँ। अपराधी तो प्रमोद जैन है। मैं 14 बार जेल गया, 32 मुकदमे खाए तो जनता के लिए खाए, एक बार भी मैंने किसी लिए नहीं, किसी बहन बेटी की इज्जत के खिलाफ खिलवाड़ नहीं किया, किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया, किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया। आज दिन तक 25 साल की राजनीति में कोई 2 रुपए का दाग नहीं लगा सकता। ठीक है, चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता मुझे चंदा दे रही है, जनता मदद कर रही है, वो एक अलग चीज है। लेकिन कहीं किसी से ये नहीं कि काम कराने के नाम पर कोई 2 रुपये खा लिया। और इसीलिए आज भी मैडम मैं जयपुर में किराए के मकान में रहता हूँ। अगर नरेश मीणा के साथ जितने लोग हैं ना, भाया वाया कुछ नहीं, मेरे पास जितने लोग हैं, जितना मैं मजबूत हूँ, जो मेरी शैली है काम करने की, अगर मैं प्रॉपर्टी का काम करने लग जाऊँ, जमीनों पर कब्जा करने लग जाऊँ, तो मेरे पास तो जवाहर सर्किल पे एयरपोर्ट में 100-200 बीघा जमीन होती है जयपुर में। और आप तो मेरे को यूनिवर्सिटी जानते हो, जब यूनिवर्सिटी में मेरी ताकत नहीं थी तो भी मैं जमीनों पर कब्जा करता तो 100-200 आज में 1000 करोड़ का आदमी नहीं भी होता। लेकिन मैंने कभी जिंदगी में गलत नहीं किया। जेल गया, जनता के लिए गया, मुकदमे खाए, जनता के लिए खाए। लेकिन प्रमोद जैन भाई, उस पर सारे के सारे मुकदमे एफआईआर की कॉपी में आपको दे दूंगा। सारे के सारे मुकदमे फ्रॉड के हैं, खनन के हैं, 420 के हैं, छल कपट के, वो क्रिमिनल है, वो अपराधी। ऐसे लोगों को राजनीति में और जनता की सेवा में तो किरोड़ी लाल जी कितने मुकदमे हैं? मुझसे तो आपने 137 मुकदमे कितने
मैं तो अभी बहुत पीछे चल रहा हूँ उनसे, मैं तो बदतमीज ही है। अभी नेता जो जन भावना के साथ, जनता के साथ काम करते हैं। हनुमान जी के मेरे पे कितने मुकदमे हैं? जो व्यक्ति धरना प्रदर्शन करेगा, सड़क जाम करेगा, जो व्यक्ति जनता के लिए सड़कों में उतरेगा, अभी वहां पे जमुआरामगढ़ में एक बच्चे की बकरी चलाने गया, उसको मार दिया फॉरेस्ट वालों ने, उसकी लाश को लेके बैठ गया, मुकदमा दर्ज हो गया। झालावाड़ में बच्चों को न्याय दिलाने गया, धरने में बैठा, मुकदमा दर्ज हो गया, 40 दिन जेल भेज दिया। मैं तो ये मानता हूं कि ये मेरे लिए आभूषण है, मेरे लिए गिफ्ट है कि मैं जनता के लिए लड़ता हूं। अगर मैं जेल जाता हूं तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि जेल जाना गलत उनके लिए हो सकता है जो गलत काम करके जाए, किसी बहन बेटी के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ करके जाए, कोई गलत काम करके जाए, उनके लिए गलत। और भाया जेल जाएगा, लेकिन भाया जेल जाएगा ना तो जेल से आने पर 4 आदमी नहीं मिलेंगे। और नरेश मीणा जब जनता के लिए लड़के जेल जाता है, जब बाहर आता है ना, तो हजारों लोग नरेश मीणा के साथ खड़े रहते हैं। नरेश मीणा हाड़ौती में, आपने KGF मूवी देखी? एक KGF मूवी मैंने भी जेल में बहुत देखी, 2-3 बार। उसमें गरुड़ा रहता है, वो एक पूरी माइनिंग के उसमें उसका कब्जा रहता है, जहाँ करोड़ों का धंधा होता है। और वहाँ जो मजदूरों की हालत होती है, वो शोषण करता है, उनकी हत्याएं करवाता है, जो उसके खिलाफ बोलता नहीं है। वही सेम KGF हाड़ौती में है मैडम। यहाँ के गरुड़ा है ओम बिरला, क्या नाम से आपका प्रमोद जैन भाया और प्रताप सिंह सिंह। इन गरुड़ाओं के खिलाफ रोकी बनकर नरेश मीणा आया है। ये रोकी है ना, जो KGF में जिस तरह से रोकी ने पूरे मजदूरों को एक करके लामबंद करके गरुड़ा को मारा, ऐसे में हाड़ौती की पूरी जनता को लामबंद करके इनको जगा रहा हूं। और फिर ये जग जाएगी तब इन गरुड़ाओं के लट दूंगा, इनको मारूंगा, इनको यहाँ से राजनीति से खदेड़ूंगा। जेल में स्वाध्याय भी बहुत किया होगा आपने। बिल्कुल किया। तो कोई एक ऐसी बुक नहीं पढ़ी कि गुस्सा कैसे कंट्रोल करें? कैसे शांत करूं? जिस दिन इन लोगों के चेहरों पे खुशी आ जाएगी, हाड़ौती के किसानों के चेहरों पे खुशी आ जाएगी, गरीबों के चेहरों पे खुशी देख लूंगा और आत्म संतुष्टि हो जाएगी कि अब राजनीति में इनको प्रतिनिधित्व मिल रहा है, इनकी जो समस्या दूर हो गई, उस दिन गुस्सा खत्म हो गया। गुस्सा किस बात पे आता है? अभी तो नहीं आया। गुस्सा आता है जब अभी एक बहन आ गई माली समाज की, वो आके रोने लगी कि मेरे पति को थाने में मारा, और मारने के बाद भी उस थानेदार का आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उसको इंक्वायरी हो गई, थानेदार को सस्पेंड कर दिया, लेकिन उसको पुलिस जो है कोर्ट में चालान नहीं पेश कर रही। फिर गुस्सा नहीं आएगा मेरा? किसी गरीब के साथ कोई गलत काम करेगा तब तो गुस्सा जाए। आपको जाता होगा मेरा, आपके सामने ही बताओ, आप यहाँ बैठी और आपके सामने किसी बहन बेटी के साथ कोई बेइज्जती कर रहा है, तो आप क्या करोगे? आप हाथ बोलोगे उस बेइज्जती करने वाले के, नहीं नहीं भैया छोड़ दो, क्या करोगे? आप या तमाचा मारोगे? क्या करोगे आप बताओ तो प्लीज। आपके सामने किसी बहन बेटी की बेइज्जती की जा रही है, आपके सामने, आप क्या करोगे? समझाइए, सबसे पहले अच्छा, और वो गुंडा होगा, गरुड़ा होगा, फिर कैसे समझा? आपके मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, फिर तो मैं कुछ कर ही नहीं तो इसका मतलब मैं भी असाई बन जाऊँ आपकी तरह? ये आपकी कमजोरी मैडम, आप गलत शब्द बोलते। इसका मतलब आप में आपकी आत्मा नहीं। अगर आपके सामने किसी बहन बेटी की अगर कोई बेइज्जती करे, आपको तो तमाचा देना। आप या फिर आप असाई बन के एक बार निवेदन करोगी कि भैया मान जाओ, भैया माने वो भैया होता तो उसके साथ वो असली हरकत क्यों करता? अगर आदमी में अगर कोई संस्कार है, मर्यादा है, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करेगा। मैंने आज दिन तक किसी गरीब की आत्मा नहीं दुखाई। आज दिन तक 30 साल से सरपंच है मैडम। MLA MP बनना आसान है, लेकिन सरपंच बनना टफ है। मेरी पंचायत में जाना, हमारे आसपास जिस गांव में पैदा हुआ उसके आसपास के लोगों से पूछना, लोग कहेंगे कि वो गरीबों के नेता है, गरीबों की मदद करते हैं, बड़े लोगों से लड़ते हैं। यही काम किया है यूनिवर्सिटी में। बड़ा आपको शायद एक बार राजस्थान विश्वविद्यालय में 76 बच्चियों को, लड़कियों को बीएड का कॉलेज अलॉट हुआ। उन बेचारियों ने बीएड पूरी कर ली, उस कॉलेज की मान्यता सरकार ने रद्द कर दी कोई कमी के कारण। उन बच्चों का 76 बच्चों का सिलेक्शन हो गया था, मास्टर में टीचर बन गई थी, लेकिन उस कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई, इसलिए उनको डिग्री नहीं मिल रही थी 76 बच्चों को। वो गवर्नर के पास गई, मुख्यमंत्री के पास गई, सब जगह चक्कर काट के आई। एक दिन में राजस्थान विश्वविद्यालय में जब गया, ये बात है मैडम 2010 की 11 की 2010 की बात है। वो बच्चियां, एक दिन मैं यूनिवर्सिटी में ऐसे घूमने चला गया, वो बच्चियां मेरे पास आ गई। किसी ने कहा कि नरेश मीणा बैठा, उससे मिलो। उन्होंने कहा भैया, मैंने बताओ कि भैया हमारे साथ में, हम गवर्नर के पास, हमारी नौकरी दाव पे है, कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई, इसलिए हमारी नौकरी चली गई।
वरना मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन तुम्हें विश्वास हो तो लड़ूंगा कि भैया हमने तो सब जगह चक्कर काट ली, इसलिए कोई बच्चा नहीं तो आप पे भरोसा करेगी। मैंने उनको कहा मैंने तुम 76 बच्चियां, कुछ उसमें शादीशुदा थी, कुछ अनमेरिड थी। मैंने तुमसे एक काम है मेरा, तुम्हारे माँ बाप, जो तुम्हारा नौकरी का सवाल है, तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे बच्चों को लेकर भी तुम आओगे और अपना अनशन में बैठे। मैं उनके साथ भी राजस्थान विश्वविद्यालय के मेन गेट के अनशन में बैठा। राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर बैठा। 2 बच्चियों की तो अगले दिन शादी थी और वो मेरे साथ अनशन में बैठी थी। अगले दिन ठहरे थे उनकी बच्चियों के, वो मेरे साथ अनशन में बैठी थी, मेहंदी लग रही थी। जब वहाँ एक अधिकारी, IPS अधिकारी ने मेरी बात हुई तो उन्होंने एक बार मेरे को बड़ा पॉजिटिवली बोले थे कि कभी तुम्हें इस तरह की बात हो तो हमें बताना, हम आपसे बात करेंगे। मैंने उनको कहा मैंने साहब ये बच्चियाँ यहाँ बैठी है, रात के समय कोई भी इनके साथ कोई बात हो गई तो सरकार को भारी पड़ जाएगा और आपके प्रोफेसर को भारी पड़ जाएगा। उस अधिकारी ने मुझे बुलाया, उसने कहा कि आपकी मांग क्या है? मैं ये मांग है। उस अधिकारी ने मेरे को मोटिवेट किया, नाम तो नहीं बताऊंगा। उन बच्चियों को गवर्नर से बात हुई, गवर्नर ने उन बच्चियों की स्पेशल डिग्री निकाली। वो 76 बच्चियां आज नौकरी कर रही हैं। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन मैं जानता हूँ वो दुआएं मेरे जरूर दे रही होगी। मुझे पता होगा कि नरेश हमारा अब तक चुनाव लड़ रहा है तो दुआएं मिल रही है। ऐसे मैंने हजारों काम करे हैं। मैं किसी का काम करने के बाद अच्छा मैं ये होता कि मैंने उनको नौकरियां दिलाई, उसके बाद मैं मोबाइल नंबर भी रखता, उनसे वो भी करता। मैं मदद करके मैं भूल जाता हूँ कि कौन आदमी मैंने मदद की। यही कारण है कि हजारों लोग जिनकी मैं अब तक जिनकी मदद की वो हजारों लोग मेरी मदद करते हैं। मैडम गुस्सा एक इलाज नहीं है, जब आता है जब किसी के साथ कुटाराघात होता है, किसी गरीब को कभी जिंदगी में गुस्सा गरीब मैडम, मैं एक किसान हूँ, 100-150 बीघा जमीन है और हमारे खेतों में मजदूर काम करते हैं। उन मजदूरों को भी मैं अपने परिवार का हिस्सा मानता हूँ। मेरे घर में बेरवा समाज का लड़का है जो मेरे घर में रोटी बनाता है। मेरा पेट्रोल पंप है, वो जो एक दुर्गालाल बेरवार, एक मनोज रेगर यहाँ लड़का होगा, ये मनोज रेगर मेरा सरपंच रहा है, जो भाई मेरा चुनाव संभाल रहा है, सरपंच रहा है। ये पिछली बार सरपंच था मेरे गांव में, अभी मेरी माँ सरपंच है, मेरी सरपंचाई ये करता है, इससे कसम खा के पूछ लो आप। मेरे पिताजी तो पंचायत समिति में जाते ही नहीं, सरपंचाई ये रेगर समाज का है, मनोज रेगर, कसम खा रहा हूँ बच्चों की, इससे पूछ लो, इसको संभला रखी और पंचायत संभला रखी। इसको 20,000 रुपए महीने की मेरे ईंट का काम है, उसकी नौकरी दे रखी। हम गरीबों के लिए बने हैं, गरीबों की दुआओं के लिए काम कर रहा हूँ। और इस कौन 15 दिन भूख हड़ताल पे रहेगी? प्रमोद जैन भाई को एक दिन भूख हड़ताल पे रख दो आप, मैं चुनाव लड़ना ही छोड़। प्रमोद जैन भाई को एक दिन भूख हड़ताल पे बिठा दो गरीबों के लिए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। प्रमोद जैन भाई के काम पूछ एक दिन रखो तो सही भूखा। 15 दिन भूखा रह लिया बच्चों के लिए। पहले भी 9 दिन छात्र राजनीति में भूखा रहा, आपको ध्यान हो। 21 करोड़ रुपए छात्रों टिकट दिलाए। मेरी आप पुरानी स्टूडेंट तो दिखाओ आज तक मेरी छात्र राजनीति के बारे में बताओ बच्चों को कि 9 दिन तक नरेश मीणा सत्याग्रह किसानों के लिए 2017 में जब दौसा में जब लाठीचार्ज हुआ, गांधी जी की मूर्ति में मारा गया, वहाँ के नेताओं ने मुझे जेल में डाला, 9 दिन तक आमरण अनशन में जेल में। 2006 में बच्चों छात्रों के बंद हो गए तो बच्चों के लिए अनशन में रात और 21 करोड़ रुपए दिलाए, बच्चों के एडमिशन करवाए। तो मेरे जीवन ही गरीबों के लिए बना है और मैं ये चाहता हूँ कि अंतिम समय तक गरीबों की मदद करो, क्योंकि गरीब सही दवा गरीब ही देता है। आप शादी ब्याह करोगे ना तो शादी ब्याह में आप गरीब और बड़े आदमी सबको बुलाना और बढ़िया माल बनाना, बढ़िया गुलाब जामुन टेंट वेंट बढ़िया लगाना, सब लगाते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। बड़े आदमी आते हैं तो वो कहेंगे सब कुछ ठीक है पर इस टेंट में थोड़ी कमी है, सब कुछ ठीक है पर गुलाब जामुन मिठाई कम है। लेकिन आप किसी गरीब को खिलाना, कोई भिखारी हो, कोई मजदूर हो, उनको गुलाब जामुन खिला देना, वो जिंदगी भर कहेंगे यार गुलाब जामुन खिलाए मिठाई। गरीब आदमी कभी कमी नहीं निकालता और बड़े आदमी तो कितना ही कर लो उनके लिए, फिर भी कह देंगे यार वो अपन बड़े थे इसलिए मदद कर दी। इसलिए गरीबों के लिए काम कर रहा हूँ, गरीबों की सेवा कर रहा हूँ। सलमान बेनीवाल चाह रहे थे आपकी चुनाव प्रचार में आ जाए, लेकिन अभी तक तो आए नहीं। आगे बात हुई आपकी? उनको आना चाहिए, क्या लगता है उनके आने से कितना कुछ बदल जाएगा? अब देखो किसान नेता है और लड़ाके हैं, जनता के लिए लड़ते हैं। अगर और यहाँ जनता लड़ने वाले को पसंद करती है। अगर हनुमान भाई साहब आएंगे तो समाज के वोट तो सामाजिक तौर पर देखा जाए तो कम है, लेकिन वो आएंगे तो केवल एक समाज से जोड़ कर नहीं ले सकते हैं, उनका असर बहुत ज़्यादा होगा। और जहाँ बीजेपी कांग्रेस के वहाँ बड़े बड़े नेता हैं, मेरे पास तो बुढ़ा साहब हैं जो मेहनत कर रहे हैं, एक छोटे भाई की तरह मुझे प्यार और मार्गदर्शन कर रहे हैं। ऐसा कोई नेता नहीं है इस तरह से है।
अनशन के दौरान भी आज यहाँ भी खुदा साहब इस तरह से मेरा चुनाव करना पड़े। केजरीवाल जी अगर आते हैं तो मुझे भी मदद मिलेगी, बड़ी मदद मिलेगी। क्योंकि आप इस विधानसभा सीट में SC कास्ट के बहुत सारा वोट है, तो आपने पहले कहा था कि चंद्रशेखर आजाद को आप बोलेंगे कि वो यहाँ पर आए प्रचार करें आपका, तो क्या बात थी? देखिए मैडम, मैंने तो नारा लगा दिया, एरों का ना गेरों का, थर्ड मोर्चा शेरों का। अब बीजेपी कांग्रेस को जो लोग पसंद नहीं करते हैं, जो लोग इनसे इतर सोचते हैं, उन तमाम लोगों को आना चाहिए। जो सोचते हैं कि भाई हमें कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ राजस्थान में तीसरा मोर्चा खड़ा करना है, तो उन सबका मैं अभिनंदन हार्दिक स्वागत करूँगा। अगर कैसा चल रहा है आपकी नज़र में आपका वो जो आप कल 2 दिन से आप रिपोर्ट कर रहे हैं फील्ड में, आपको ज़्यादा पता होगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि नीली छतरी वाले की इस बार कृपा होगी, जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और इस बार मिल जाएगा। नीली छतरी वाले की कृपा तो सचिन पायलट को मिलेगी, मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, उन्होंने बयान दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। ईश्वर कुछ सोच समझ के करता है, जो भी करता है, हो सकता है वो भी और कुछ अच्छा करे। मैं तो जब छबड़ा चुनाव हार गया था और देवली में जब टिकट मांग रहा था, तो पहली बार खाटू श्याम जी गया, जब बिल्कुल हताश और निराश हो गया था, तब मैं हारे के सहारे के दरबार में गया था। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जब से मुझे मेरे पे कृपा हुई है, उन्हीं की कृपा से मेरा टिकट कटा देवली में, उन्हीं की कृपा से चुनाव लड़ा, 60,000 वोट आए, समराव था और पूरा हिंदुस्तान नरेश को जान गया, उन्हीं की कृपा से चुनाव हो गया। जिस व्यक्ति से यहाँ पर चुनाव लड़ाई लड़ने चालू हुआ, उसके खिलाफ आकर चुनाव लड़ा दिया, तो बाबा खाटू श्याम कुछ अच्छा ही करवाना चाह रहा है। हो सकता है वो मेरे हाथ से इस भाया का, रावण रूपी भाया का, कंस रूपी भाया का अंत करवा दे। ये आपकी ईश्वर की मर्जी। जिस तरीके से जब मैं भी यहाँ पर आई और मैंने अहमदाबाद विधानसभा में देखी, तो कई ऐसे लोग मिले जो बीजेपी से नाराज थे लेकिन आपके पक्ष में बोल रहे थे, तो बीजेपी से नाराज लोग नरेश मीणा के साथ क्यों आ रहे हैं? देखिए मैडम, और ये आरोपी वो लगाते हैं कि कांग्रेस बीजेपी मिले हुए हैं। ये पूरा आरोपी जानता है कि ओम बिरला शांति धारीवाल जी मिले हुए हैं। पहले 2 बात चलती थी, ओम बिरला जी और शांति धारीवाल जी मिले हुए हैं, और 12 में प्रहलाद क्या नाम से प्रमोजन भाया और प्रताप सिंह भी मिले हुए हैं। लेकिन एक नया गठजोड़ हुआ है। अब ओम शांति तो मिले हुए हैं ही, पर ओम भाया भी मिले हुए हैं, ओम भाया भी मिले हुए हैं, और सब कुछ मिलकर काम धंधे हैं, सारे करेक्टर इनके ज्वाइंट है। एक गाद का काम चल रहा है, बनास का, बजरी का, उसमें ये लोग सब पार्टनर हैं। और ये बात 2 बार सिद्ध हो गई जब प्रमोद जैन भाया की घरवाली 12 वोट होने के बावजूद भी, 13 वोट बीजेपी में होने के बाद भी, उपेंद्र शर्मा जी जो कि जिला प्रमुख के कैंडिडेट थे, प्रियंका शर्मा, और 1 वोट को बीजेपी वालों ने, प्रताप सिंह भी ने प्रमोद जैन भाया को देके प्रमोद जैन भाया की घरवाली को जिला प्रमुख बनाया, तब सिद्ध हो गया था। और दूसरा सिद्ध जब हुआ, जब प्रमोद जैन भाया पे मुकदमे लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ईडी आई ना सीबीआई। तो ये सारी जनता आरोपी जानती है, सब मिले हुए हैं। बीजेपी वाले बीजेपी और कांग्रेस में टकरार रहती है। फूल में वोट देने वाला पंजे में नहीं देता, पंजे में वोट देने वाला फूल में नहीं देता। अब मैं निर्दलीय हूँ तो मुझे फूल वाला भी दे सकता है, पंजे वाला भी दे सकता है, और सारे मेरी होती है। मुझे लगता है जो भी अच्छी राजनीति पसंद करता है, चाहे वो बीजेपी वाले हों या कांग्रेस वाले, जो शुद्ध राजनीति का शुद्धिकरण करना चाहते हैं, वो राजनीति का शुद्धिकरण का आंदोलन है। अगर बाजार ये निमट जाएंगे तो हो सकता है राजनीति में भी अच्छापन आ जाए, कि अच्छा माहौल बने, अच्छा वातावरण क्रिएट हो। तो मुझे लगता है कि सब अच्छे बुद्धिजीवी लोग, प्रबुद्धजन लोग, चाहे वो एडवोकेट हों, मैं पहली बात है जब ब्राह्मण समाज और राजपूत समाज, इन दोनों समाजों का मेरे को विशेष कृपा होगी, विशेष आशीर्वाद। और मुझे लगता है कि ब्राह्मण समाज और राजपूत समाज मुझे आशीर्वाद दे रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरा काम करने का जो तरीका है, जो जिस मार्ग पर मैं जा रहा हूँ, वो उचित है और उसमें सफलता है। किससे सीधी टक्कर बीजेपी से कांग्रेस? दोनों के 40-40 हज़ार आएंगे, पर आपके भाई के 80,000 आएंगे। 1,70,000-75,000 वोट देंगे इन दोनों के, 40-40 मेरे 80, एक साथ, और 10-15 हज़ार उनकी जो निर्दलीय नोटा उतार वो लग रहे होगा। अगर वसुंधरा राजे भी अब तक मैदान में आई नहीं है, जब वो आ जाएगी तो आपको लगता है कि ये चुनाव पलट सकता है, भोपाल जीत में और स्ट्रॉन्ग हो सकता है? जब नीली छतरी वाला मेरे साथ खड़ा है, तो फिर वसुंधरा हो, दुष्यंता हो, बिरला हो, बाया हो, बाबिया हो, डोटासरा हो, गंदा हो, किसको पता?
वोट तो जनता देती है, वो थोड़ी देती है, वसुंधरा थोड़ी देती है। वसुंधरा का तो खुद और उसके बेटे का 2 वोट है यहाँ। ये भी जनता समझ रही है कि वसुंधरा जी का 1 वोट, दूसरा वोट दुष्यंत का, तीसरा वोट तो उनका नहीं, निहारिका का भी नहीं। 2 ही वोट है और 10 बार सांसद बन गई, 2 बार मुख्यमंत्री बन गई, और जब भी पिपलोदी का बच्चा उनको साथ न्याय न मिला। वसुंधरा जी ने राजनीतिक तौर पर सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। पाया लोकसभा में वसुंधरा जी के खिलाफ कमजोर कैंडिडेट लाता है, या तो खुद लड़ते हैं, या ऐसा कैंडिडेट लाता है, या फिर धोखा दे देता है। और मैडम अंता में देखो ना, अभी प्रभुलाल जी सैनी अगर आते तो मेरी और प्रभुलाल जी कांटे की टक्कर होती, क्योंकि प्रभुलाल जी का जनाधार होता। प्रभुलाल जी लोग अभी बहुत तारीफ करते हैं। यहाँ तो काम जो है वो प्रभुलाल जी के बहन को है, प्रभुलाल जी से लोग बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। लेकिन मोर पार्टी को लाना, ये जो लोगों ने माने डमी है, चुनाव नहीं लड़ पा रहा, क्या दिख रहा है? नहीं आपको मार्केट में चुनाव लड़ रहा है, कहीं नहीं दिख रहा। प्रमोद जैन भाया भी मार्केट में नजर नहीं आ रहा, लेकिन प्रमोद जैन भाया तो उसने 2-3 मंदिर बनाया। उसने विकास के नाम पर, धर्म के नाम पर, वो कहता धार्मिक है।